हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडी स्टडी 26। और आज हम अपनी वीडियो का अगला पार्ट शुरू करने जा रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम MHI 03 कर रहे हैं और मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर सामान्यकरण और उसका एक क्वेश्चन करवा दिया है। समरी मैंने आपको सामान्यकरण की अच्छे से करवा दी है। बच्चा कोई भी अगर आपको क्वेश्चन आता है तो आप उस समरी में से आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, आपको बेसिक पता होना चाहिए सामान्यकरण का। आज हम लोग जो है वो सेकंड चैप्टर करने वाले हैं इसी सब्जेक्ट का, MHI 03 का, जो कि है कारण कार्य संबंध। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक है और बहुत ही इजी है। थोड़ा सा आपको राइटर्स के नाम इसमें याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारे जॉन एस मिल है, विलियम जेम्स है, ठीक है, रेनियर है, और भी ऐसे बहुत सारे हमारे जो है वो इतिहासकार है जिनके आपको नाम लर्न करने पड़ेंगे। क्योंकि अ, अगर आप कुछ इतिहासकारों का नाम अपने पेपर के अंदर लिख के आते हैं तो आपके पेपर को जान मिलती है, ताकत मिलती है। ठीक है, चाहे अगर कोई भी अच्छा लगता है कि हाँ बच्चे ने एटलीस्ट कुछ तो लिखा। राइटर का नाम लिखने से टीचर को ये पता चलेगा कि हाँ बच्चे को उनकी फिलोसफी भी पता होगी, फिर कि वो इनका क्या मत है इस चीज के अंदर। ठीक है, एक हिस्ट्री स्टूडेंट होने के नाते आप लोगों को हिस्टोरियंस के नाम लर्न होना बहुत जरूरी होता है बच्चा। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम वेस्ट ना करके अपनी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। कारण कार्य संबंध। कार्य और कारण का परस्पर अटूट संबंध होता है। कारण के अभाव में किसी भी घटना का होना असंभव है। पहली लाइन से ही आपको क्लियर हो जाएगा बच्चा कि कारण का मीनिंग होता है क्या। एटलीस्ट के कार्य और कारण का परस्पर अटूट संबंध है, यानी कि जो काम है उसका और उस काम करने का कारण जो है उसका आपस में बहुत गहरा संबंध होता है। मान लीजिए अगर मैं खाना डालने जा रही हूँ अपने लिए, ठीक है, खाना परोसने जा रही हूँ मैं अपने लिए, तो उसका रीजन क्या होगा? उस कार्य को करने का रीजन क्या होगा? मुझे भूख लगना। तो जो कार्य मैं कर रही हूँ, अपने लिए खाना परोस रही हूँ मैं, तो वो मेरा है कार्य करना, और कारण उसके पीछे है कि मुझे भूख लग रही है। तो दोनों का आपस में संबंध है। मुझे भूख नहीं लगेगी तो मैं क्यों खाना परोसूंगी अपने लिए। ठीक है बच्चा, तो इस टॉपिक से आप समझ सकते हैं ये चीज कि आप लोग इतिहास के अंदर किस तरीके से इस चीज का पता लगा सकते हैं कोई घटना क्यों घटित हुई, उसके घटित होने के पीछे क्या कारण रहे होंगे। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ। ठीक है, इतिहास यही होता है बच्चा। आगे जाके क्या पता आप बड़े इतिहासकार बने, तो आपको इन सब चीजों के बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। तो दूसरी लाइन में लिखा है हमारा, कारण के अभाव में किसी भी घटना का होना असंभव है। कारण तो बहुत ही आवश्यक आवश्यक होता है। जब कारण होता है तभी कोई घटना घटित होती है। हम यह भी कह सकते हैं कि हर घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है। जैसे कि विज्ञान में वैज्ञानिक हमेशा यह पता लगाने का प्रयास करता है कि आवाज एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्यों पहुंचती है, पानी में भाप क्यों बनती है, पेड़ से फल नीचे क्यों गिरता है, रात और दिन क्यों होता है, अतः हर विषय में प्रश्न क्यों पूछा जाता है। देखिए मैंने बहुत इजी तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जिससे कि आप लोगों को ये समझ में आ जाए। बढ़ते हैं आगे की तरफ। यदि हम अपनी दिनचर्या या आस पड़ोस कहीं भी झांके तो हर छोटी मोटी घटना के पीछे क्यों शब्द छुपा है। क्यों, ऑब्वियस सी बात है कि क्यों, ऐसा क्यों हुआ, क्यों हो रहा है वो सब जो हम देख रहे हैं। जब तक हम इस क्यों का पता नहीं लगाते तब तक हम किसी भी घटना को कभी भी ठीक से समझ नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है ये तो। अतः हर सामाजिक विज्ञान की तरह इतिहास भी इससे अछूता नहीं है। इतिहासकार भी अतीत की घटना का अध्ययन करते हुए यह जानने का निरंतर प्रयास करते हैं कि कोई भी विशेष घटना क्यों होती है। तो इतिहासकार जो है ना बच्चा, स्टार्टिंग से लेकर हम एकदम एंशिएंट पीरियड से लेकर आज तक देखते हैं तो हर एक चीज के पीछे कोई ना कोई रीजन होता ही होता है कि वो चीज क्यों हुई, उस चीज के होने के पीछे का क्या कारण होगा। ठीक है बच्चा, यही इतिहास होता है और इसी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए कॉलिंग वुड है जो कुछ मत देते हैं अपना। तो जो कॉलिंग वुड है वो कहते हैं कि कारण वह प्रमुख तत्व है जो मानव को कार्य करने के लिए प्रेरित, प्रोत्साहित और बाध्य करता है। यानी कि अगर हमारे पास कोई रीजन नहीं होगा किसी भी काम को करने के लिए तो हम क्यों करेंगे वो काम। इंसान तो वैसे इतना आलसी होता है, अपने मन को समझाते समझाते उसको पूरी जिंदगी निकल जाती है। वो अपने मन के पीछे, आज मेरा मन नहीं कर रहा, आज मेरा मन ये नहीं करने का, आज मेरा मन वो नहीं करने का। तो कारण, अगर इंसानों को बस चले ना, इंसानों को अगर भूख की नीड ना हो, खाने की नीड ना हो और उनको भूख ना लगे तो इंसान खाना ही ना खाए। मतलब खाने की नीड हो लेकिन भूख ना लगे,
उस इंसान को पता है कि मेरे लिए ये क्या सही है, क्या गलत है, तब भी इंसान गलत चीज़ें खाता-पीता है। तो सोचिए अब, तो भगवान ने ये चीज़ का कारण बनाया कि हाँ, इंसानों को भूख लगेगी, उनकी बॉडी में पावर खाने की वज़ह से आएगी, तो इंसान खाना खाता है, वरना इंसान वो भी ना करे। तो हर एक चीज़ के पीछे कारण तो होता ही होता है वजह, तभी वो कार्य संभव हो पाता है। ठीक है? कार ने लिखा है, कार भी एक जो है वो रिसर्चर है, इतिहासकार है, ठीक है? कार ने लिखा है कि इतिहास का अध्ययन कारणों का अध्ययन है। इतिहास की कोई घटना कितनी भी अलग और अनूठी क्यों ना हो, इतिहासकार उसके होने के कारणों का पता लगाकर उसकी व्याख्या करने का प्रयास करते हैं। कोई भी घटना कितनी भी महत्वपूर्ण और विशेष क्यों ना हो, परंतु उस घटना का विश्लेषण और व्याख्या उसके प्रभाव को कम नहीं करती और ना ही सच प्रस्तुत करने के दावे का खंडन करती है। इतिहासकार भी समाज वैज्ञानिकों की भांति किसी भी घटना की पूर्ण व्याख्या प्रस्तुत करते हैं और वे यह पता लगाने का प्रयास करते हैं कि किसी भी घटना के होने का कारण क्या है। ठीक है बच्चा, बहुत ही इजी लैंग्वेज में लिखा है। सिंपल सिंपल सी बात ये है कि जो वैज्ञानिक है, चाहे वो इतिहासकार है, चाहे वो सामाजिक विज्ञान से संबंधित कोई व्यक्ति है जो उसके पीछे पढ़ाई कर रहा है, वो हर एक इंसान जो है वो इसी चीज का पता लगाते हैं कि किसी भी घटना के होने के पीछे का कारण क्या होगा। साइंस भी इसके ऊपर बेस्ड है, जियोग्राफी भी इस चीज के ऊपर बेस्ड है और इतिहास तो इस चीज के ऊपर बेस्ड है ही है। ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ। 18वीं शताब्दी के दार्शनिकों का मानना था कि घटना से पहले घटित किसी घटना को दार्शनिक कारण मानते हैं। यानी कि जो 18वीं शताब्दी के दार्शनिक थे, उनका मानना ये था कि कोई भी अगर घटना घटित हुई है तो वह घटना किसी और रीजन की वजह से घटित हुई है। यानी कि अगर वो घटना घटित हुई है तो उसके पीछे कोई ना कोई मजबूत कारण होगा ही होगा। अतः पहले घटित हुई घटना को प्रभाव से जोड़कर देखना चाहिए। यानी कि जो पहले घटना घटित हुई है, यानी कि अगर मान लीजिए कोई एक घटना है, पहले तो उसके घटित होने का एक कारण होगा। दूसरी बात, उस घटना के घटित होने के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो कुछ इतिहासकार जो है वो प्रभाव प्रभाव को कारण मानते हैं और कुछ इतिहासकार कहते हैं कि प्रभाव कभी भी कारण नहीं हो सकता, क्योंकि प्रभाव हमेशा बाद में होता है। जो प्रभाव होता है, जो कॉजेज होते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि वो रीजन से पहले तो होंगे नहीं, उसके बाद में ही होंगे ना। ठीक है, तो इसीलिए जो है जॉन एस मिल कारण को किसी विशेष परिस्थिति या परिस्थितियों के समूह के तौर पर देखते हैं जो घटना के समय वहां मौजूद थी। यानी कि जो जॉन एस मिल है ना, उनका यह मानना था कि बहुत सारी घटनाएं, यानी कि बहुत सारे रीजन होते हैं किसी भी घटना के घटित होने के पीछे। ठीक है, दूसरे शब्दों में कारण एक परिस्थिति है जो किसी निश्चित घटना के लिए अनिवार्य है। इसे अनिवार्य इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसकी अनुपस्थिति का अर्थ किसी भी कारण का ना होना है और कारण की अनुपस्थिति एक निश्चित परिणाम होती है। यानी कि उनका कहना था कि अगर मान लीजिए कि कोई घटना, अगर मान लीजिए बहुत सारी चीजें जो नहीं हुई है अभी, ठीक है, कोई भी एक सिंपल सी बात ले लीजिए, मान लीजिए अगर जो 1857 का रिवॉल्ट है, अगर वो नहीं होता तो क्या आज हमारे पास इतनी बड़ी स्टोरी होती, इतने सारे फ्रीडम फाइटर्स की। ठीक है, पहला जो है वो हमें स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने को मिल ही नहीं पाता। जो पहली बात है, स्वतंत्रता संग्राम के बारे में जानने को हमें मिल ही नहीं पाता अगर मान लीजिए कोई कारण नहीं होते, जैसे कि कारतूस में चर्बी नहीं लगी होती। ठीक है, या फिर सिपाहियों को 7 समुद्र पार भेजने की बात नहीं कही होती, या फिर और भी अन्य बहुत सारे कारण थे। अगर वो सब कारण मौजूद नहीं होते तो क्या 1857 का रिवॉल्ट होता, 1857 का विद्रोह होता? नहीं ना। तो बहुत सारे कारण मिलके ही किसी घटना के घटित होने के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है बच्चा, बढ़ते हैं आगे की तरफ। विलियम जेम्स के अनुसार इतिहासकार की निष्कर्ष प्राप्ति की उत्कृष्ट अभिलाषा इतिहासकार को उन कारणों के अन्वेषण के लिए बाध्य करती है जो किसी घटना अथवा कार्य के मूल में होती है। यानी कि जो विलियम जेम्स है, उनका यह मानना है कि जो इतिहासकार है ना, उसका जो निष्कर्ष होता है, उसका जो निचोड़ होता है, या फिर जो उसकी जानने की इच्छा होती है, वो इसी बात पर आधारित होती है कि ये इतिहास में जो घटना घटित हुई है वो उस घटना से क्या मिला, उस घटना से क्या हुआ, उस घटना का क्या कारण रहा और किस कारण वह कार्य करना पड़ा। ठीक है, उसके बाद ये है मोंटेस्क्यू, जो कि एक बहुत अच्छे इतिहासकार है। इनका नाम बहुत चीजों के अंदर आता है। ठीक है, जो ये है मोंटेस्क्यू जो है
मॉन्टेस्क्यू ने कारण कार्य के स्पष्ट व्याख्या करते हुए कहा था कि प्रत्येक राजवंश के उत्थान के लिए कुछ सामान्य कारण उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, यानी कि जो ये हैं मॉन्टेस्क्यू हैं, इन्होंने बताया था कि कोई राजवंश भी का भी अगर किसी राजवंश का भी उत्थान होता है ना, तो वो भी ऐसे नहीं हो जाता, उसके पीछे भी अनेक कारण होते हैं। ठीक है, उसके बाद रेनियर लिखते हैं कि इतिहास में कोई घटना एक नहीं है, इतिहास में कोई घटना एक नहीं है, बल्कि अनेक कारणों का परिणाम होती है। यानी कि कोई अगर घटना घटित होती है तो वो सिर्फ एक रीजन की वजह से नहीं होती मेरे बच्चों, वो बहुत से रीजनों की वजह से होती है। ठीक है, कारण एक अनिवार्य और पर्याप्त परिस्थिति है। जो कारण है वो एक अनिवार्य और प्राप्त पर्याप्त स्थित परिस्थिति है। कारण तो होता ही होता है हर चीज के पीछे, हर चीज के पीछे बच्चा गांठ मार दीजिए आप ये मेरी बात, कि कारण तो होता ही होता है जिसका संबंध परिणामों से होता है। कारण अगर कोई चीज होगी, किसी चीज का करने के लिए कारण होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसके परिणाम भी होंगे। ठीक है, कारण होगा तो कार्य होगा तो परिणाम होंगे। ठीक है, अतः स्थिर संयोग कार्य कारण संबंधों की विशेषता है। कारण हमेशा प्रभाव के पूर्ववर्ती होते हैं। इसका यह अर्थ कतई नहीं कि जो कोई परिस्थिति घटना के पहले देखी जाए वह उसका कारण हो। स्थायी संयोग व स्थायी निकटता किसी भी कार्य कारण संबंध की विशेषता अवश्य है, लेकिन कारण को केवल किसी आधार पर नहीं पहचाना जा सकता। उदाहरण के लिए अगर किसी किताब में क्रम से अनेक अध्याय दिए हो तो पहला अध्याय दूसरे अध्याय का कारण नहीं माना जाएगा। E.H. कार ने लिखा है कि अतीत की घटनाओं को क्रमबद्धता देना तथा कारण और परिणाम के पारस्परिक संबंधों को प्रस्तुत करना ही इतिहास है। इसके अंदर बड़ा छोटी सी बात ये समझाई हुई है आपको उस पैराग्राफ के अंदर, कि जरूरी नहीं है कि मान लीजिए कोई एक घटना घटित हुई है और अगर दूसरी घटना घटित होती है तो पहली घटना उसके लिए उत्तरदायी होगी, या फिर पहली घटना की वजह से वो दूसरी घटना घटित होगी। ऐसा कंपलसरी नहीं होता है। ठीक है, बहुत सारी सिचुएशंस में ऐसा होता है कि दोनों चीजें एक दूसरे से बहुत भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। ठीक है, बढ़ते आगे की तरफ, किसी घटना के घटित होने में यद्यपि अनेक कारण उत्तरदायी होते हैं, परंतु अनेक कारणों के बीच कोई तत्कालिक कारण होता है जो घटना के होने में सबसे अधिक जिम्मेदार होता है। अतः कारणों के प्रस्तुतिकरण के समय इतिहासकार घटना के घटित होने में सबसे प्रमुख कारण कौन सा था उसे ढूंढकर निकालते हैं। इसके अंदर बेटा बहुत अच्छी बात बोली है कि जो घटना होती है, यानी कि जो हमारी चीजें घटित हुई हैं, उन सभी घटनाओं के पीछे एक तत्कालीन कारण, यानी कि एक ऐसा कारण होता है जो उस घटना के घटित होने को एकदम पीक पर ले आता है, यानी कि अब वो घटना घटित होके ही रहेगी। इसका उदाहरण देखते हैं, आगे देखिए बच्चा, वही 1857 का उदाहरण दिया हुआ है। उदाहरण के लिए 1857 की क्रांति के लिए अनेक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक कारणों को उत्तरदायी ठहराया जाता है, परंतु इसमें से सबसे महत्वपूर्ण कारण चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को माना जाता है, जिससे चारों ओर क्रांति भड़क उठी। चहुं ओर का मतलब भी बेटा चारों ओर ही होता है। इस प्रकार इस कारण तो तत्कालिक या मूल कारण कह सकते हैं, यानी कि इस प्रकार इस कारण को तत्कालिक या मूल कारण कह सकते हैं, जबकि अन्य कारण सहायक कारण कहे जाएंगे। अतः इतिहासकार कारणों की क्रमबद्धता को निश्चित करते हैं। जो इतिहासकार है, इतिहासकारों की वजह से ही जो है वो हमें इतना बड़ा अपना रिच हिस्ट्री जानने को मिली है बच्चा। तो यही सब चीजें हैं इतिहास को समझने की। ठीक है, इतिहासकार ही कारणों का चयन व तथ्यों को क्रमबद्ध करते हैं। इतिहासकार अतीत के कारणों का पता लगाकर उसे तर्कपूर्ण व्याख्या द्वारा शोध के योग्य बनाते हैं। अतः इतिहास अतः ऐतिहासिक दृष्टि से तथ्यों और कारणों के चुनाव की प्रक्रिया ही इतिहास है। टालकाट पार्सन्स के अनुसार इतिहासकार वास्तविक कारणों को अनुभव युक्त और बोधगम्य बनाते हैं, यानी कि जो इतिहासकार है ना, वही इतिहास को सीरियल वाइज लगाते हैं और उनके बारे में हमें विशेष जानकारी देते हैं और उसके बारे में हमें विशेष जानकारी देते हैं। जिस प्रकार इतिहासकार तथ्यों के विशाल
खजाने से कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को महत्व देते हुए आवश्यक तथ्यों का चुनाव करते हैं, उसी प्रकार वे कार्य कारण की श्रृंखला में उन्हीं कारणों का चुनाव करते हैं जो हर दृष्टि से प्रामाणिक प्रतीत होती है। अतः इतिहासकारों को अपनी ऐतिहासिक व्याख्या में परिणामों की अपेक्षा कारण को अधिक महत्व देना चाहिए। डेविड का मत है कि प्रभाव की तुलना में कारण का स्थान ज्यादा श्रेष्ठ होता है। यानी कि जो इतिहासकार है ना, उसको एक बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए कि हम जब भी इतिहास लिखते हैं, किसी को बताते हैं, तो हर चीज के पीछे होने का कारण, उसका रीजन जरूर बताना चाहिए, तभी इतिहास जो है वो उसको अच्छे से समझा जा सकता है। प्रभाव कॉज तो हम पता लगा ही लेंगे, बट कारण पता लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिस प्रक्रिया के द्वारा अनेक राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन होते हैं, तो उन्हें घटना कहते हैं। यानी कि जो प्रक्रिया, यानी कि जो चीजें घटित होती हैं और उन चीजों से राजनीतिक, सामाजिक परिवर्तन आते हैं, तो उन चीजों को घटना कहते हैं। कुछ छोटी मोटी घटनाएं ही मुख्य घटना को जन्म देती हैं, बहुत छोटी छोटी घटनाएं मुख्य घटना को जन्म देती है। कोई भी घटना अनेक कारणों का परिणाम होती है। यानी कि कोई भी घटना अगर हो रही है तो उसके पीछे अनेक कारण होंगे उसके घटित होने के। इतिहासकार घटना संबंधी अनेक कारणों का विश्लेषण करते हुए तत्कालिक कारण, मूल कारण, गौण कारण, सहायक कारणों को क्रमबद्धता से प्रस्तुत करते हैं। यानी कि जो इतिहासकार है वो हर तरह के कारण को एकत्रित करते हैं, उसकी सामग्री को, और आप लोगों तक और हम लोगों तक उसको पहुंचाने का प्रयास करते हैं। ठीक है बच्चा? तो बहुत ही इजी टॉपिक था, बहुत ही छोटा था, और अगर आप लोगों को ये समरी समझ में आ गई तो आप किसी भी प्रकार का जो है अपना आंसर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो आप लोगों को मैं बता दूं, अगर आप लोगों को समझ में नहीं आता तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बच्चा। अगर आप लोगों को डाउट लगता है ना किसी क्वेश्चन के अंदर मेरे सोने बच्चों, तो आप ना मुझे क्वेश्चन भेज दिया करो, ताकि मैं आप लोगों के लिए प्यारा सा आंसर जो है वो रेडी करके रखूं। ठीक है? तो फिर अगर आप लोग मेरे को जो है वो क्वेश्चन पेपर की फोटो भेज देते हैं, मेल कर देते हैं या फिर क्वेश्चन लिख देते हैं, तो मुझे आसानी होती है कि मैं आप लोगों के डाउट जो है वो सॉल्व कर सकूं। ठीक है बच्चा? तो आपको अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए बच्चा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।